ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, अच्छा देखो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और उसमें प्रैक्टिस चल रहा था। बेसिकली हम लोग अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें ढेर सारा क्वेश्चंस है और थोड़ा लेवल अप हो गया है क्वेश्चन में। प्रीवियस डे का क्लास में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से स्पेशली करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच का जो एरिया है वहाँ पर जो भी वाइटल क्वेश्चंस कर रहे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क में था, ट्राई हुआ? मौसमी, रोशनी, आप लोग ट्राई कर पाए कि नहीं? না দাদা পড়া হয়নি। नहीं हुआ? मौसमी ने ट्राई किया था? मौसमी হ্যাঁ হয়েছে কিছু কিছু কি হয়েছে? কিছু তো একটা হ্যাঁ, কি বললি? শুনতে করেছি। করেছিস? ओके, ट्राई করেছিস। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार क्वेश्चन को एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसको, हाँ बोलो। সাউন্ডটা কম লাগছে। সাউন্ডটা কম লাগছে मतलब आवाज आ ही नहीं रहा है क्या, या फिर एकदम না না আসছে কিন্তু আসছে। আসছে কিন্তু আসতে? মৌসুমীকেও কি তাই লাগছে? হ্যাঁ স্যার। স্লো, সাউন্ডটা খুব স্লো। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যালো, এবারে? হ্যালো, আসতেই লাগছে দাদা। দিদিরটা একদম করে পরিষ্কার। দিদির ক্লাসে পরিষ্কার ছিল? হ্যাঁ মানে তোরটা পরিষ্কার কিন্তু আসতে শোনাচ্ছে। বুঝতে পারছি, কিন্তু আসতে হওয়ার তো কথা নয়। এক সেকেন্ড। এবারে? এখন ঠিক আছে স্যার। হুম, এখন ঠিক আছে। ঠিক লাগছে না? হ্যাঁ ঠিক है, একদম ক্লিয়ার, তাই তো? হ্যাঁ দাদা। ঠিক আছে, ठीक है, चलो। अच्छा, मैं क्वेश्चंस को रेडी कर लेता हूँ जो मैं बोल रहा था। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? जस्ट कंफर्म मी कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं। হ্যাঁ দাদা। मौसुमी, स्क्रीन शेयर আছে? হ্যাঁ স্যার। ओके, ঠিক আছে। गुड इवनिंग प्रीतम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, लास्ट क्लास मतलब कल के क्लास, येस्टरडे वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया था, जैसे कि अल्फा लिमिटेड का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड लेवल अप क्वेश्चन है। बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए लेवल अप क्वेश्चन है। फिब्रोप्लास्ट का क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इवन इलेक्ट्रोपाइप्स का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोपाइप्स भी बहुत अच्छा था। मैंने आप लोग होमवर्क के लिए टेम्को लिमिटेड ट्राई करने के लिए बोला था, हुआ है किसी का भी? मौसमी ने शायद ट्राई किया होगा। हाँ मौसमी, হয়েছে না? হ্যাঁ ओके। टेम्को लिमिटेड एज वेल एज मैंने ये भी बोला था, दैट इज प्रोफार्मा कॉस्ट ऑफ फिब्रोप्लास्ट लिमिटेड, ठीक है? तो ठीक है, चलो मैं टेम्को में आता हूँ बिकॉज मुझे डबल शिफ्टिंग समझाना है, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को।
बट बिफोर डबल शिफ्टिंग ये वाला क्वेश्चन एक बार हो जाना चाहिए। किसी ने ट्राई किया है तो मैच कर लो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, किस तरह से इसका आंसर कैलकुलेट होना चाहिए। तो चलो सर, एमएनपी लिमिटेड अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव एरिया है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन एक बार मैं रीड करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं रीड करता हूँ और फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि क्या करना है। तो देखो सर, management of MNP Company Limited is planning to expand its business and consult you to prepare an estimated working capital statement. The record of the company reveal the following annual information. क्या बोला सर? सेल्स डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट, सेल के बारे में बोला है कि डोमेस्टिक सेल है वो भी 1 मंथ क्रेडिट में 24 लाख का। एक्सपोर्ट एट 3 मंथ क्रेडिट, सेल्स 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस। अच्छा, मटेरियल यूज्ड सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट, आप लोग जानते हो क्या करना है इसका। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, ये सब डिस्कस किया हुआ है, ऐसे भी कल के क्लास में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, फिर भी बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस है बोल दिया, 1 मंथ का लैग है 10,80,000 का। लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 मंथ का है 2,40,000 का। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस 1,50,000 का। इनकम टैक्स पेबल 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ विच 1 फॉल्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2,25,000 का। एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ये भी गिवन है। एंड इग्नोर डब्ल्यूआईपी, ये भी आपको बोला कि डब्ल्यूआईपी को लेके ज्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस में आपको बोल के रखा है। और क्या बोला सर, और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है सर, नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, देयर आर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये पर्टिकुलर एमएनपी लिमिटेड का प्रोजेक्ट में आपको क्या बोलता है सर कहता है कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कंपनी 1 महीने का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखता है एंड फिनिश गुड्स ईच, ओके, मतलब बेसिकली 1 मंथ का पीरियड का स्टॉक एंड रॉ मटेरियल स्टॉक एंड फिनिश गुड्स मेंटेन करता है कंपनी। और and believes in keeping 2,50,000 available to it, including the overdraft limit of 75,000 not yet utilized by the company. The management is also of the opinion to make 12% margin for contingencies on computed figure. You are required to prepare estimated working capital statement for the next year. चलो सर देखते हैं, हाँ सॉल्यूशन करते हैं। मौसमी ने किया तो मौसमी भी मैच करते हुए चलना। मौसमी हेल्प चाहिए मौसमी का, कि मौसमी का आंसर के साथ मैच होता है कि नहीं होता, ठीक है। चलो प्रीतम, रोशनी, सभी कोई को बोल रहा हूँ सर, फटाफट कर लेते हैं। एमएनपी लिमिटेड ना, ठीक है। तो एमएनपी लिमिटेड का ये जो सोल्यूशन है इसमें करे तो क्या करें, ओके। अच्छा, कुछ एजम्पशंस ले लेना चाहिए, कुछ एजम्पशंस लेना चाहिए। एजम्पशंस कुछ ऐसा हो सकता है सर, कैश रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है सर। आई होप आप लोग समझ सकते हो कि जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, हम लोग कैश रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो वी टेक, अब डिप्रिसिएशन ढूंढने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होता है, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट। वी टेक दी following assumption. We have computing cash requirement ये क्वेश्चन के बाद डबल शिफ्टिंग कराऊंगा, ठीक है। वी हैव कंप्यूटिंग कैश रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। तो कैश रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए। एंड अनदर assumption एक चाहिए सर, वी कंसिडर आप देखो क्वेश्चन के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, ठीक है। तो हम लोग इसको पार्ट ऑफ सीओपी नहीं मानेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस को पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मानेंगे। तो ये दो एजम्पशंस है, ठीक है। तो वी कंसिडर, ऐसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल में बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस वगैरह को हम लोग नॉर्मली नहीं लेते, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कई बार लिया जाता है अगर वो डायरेक्ट लेवल में हो तो। लेकिन यहाँ पर हम लोग का ये कंसिडरेशन है, वी कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस and sales promotion expenses as not as part of COP, not as part of COP, sorry, not as part of COP. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ओके, ठीक है। चलो वर्किंग नोट 1 फटाफट मुझे बताओगे सर। हाँ, मटेरियल कंजम्पशंस कितना होगा? क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप देखो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन उसका। मटेरियल कंजम्पशंस कितना होगा, कोई बताए? 9 लाख। 9 लाख मटेरियल यूज, सप्लायर एक्सटेंडेड 2 मंथ्स क्रेडिट, ओके। सप्लायर का तो क्रेडिटर में डील होगा, लेकिन मटेरियल के बारे में कितना दिन का स्टॉक मेंटेन के बारे में बोला है सर? मटेरियल के बारे में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स ईच 1 मंथ स्टॉक, ओके। तो 1 मंथ स्टॉक के हिसाब से आप मटेरियल कंजम्पशंस देख लो। तो मटेरियल कंजम्पशंस 75,000, ओके। तो मटेरियल कंजम्पशंस इक्वल्स टू 9 लाख और आपका 1 मंथ का स्टॉक मेंटेन है, 1 मंथ का स्टॉक मेंटेन है, तो फिर रॉ मटेरियल स्टॉक हो जाएगा, रॉ मटेरियल स्टॉक इक्वल्स टू 9 लाख इंटू 1/12, कितना हो गया? 75,000। मौसमी प्रीतम, मैच हुआ कि नहीं आप लोगों का? हाँ सर। वर्किंग नोट 2 सर, हमें WIP इग्नोर करने के लिए बोला है क्वेश्चन, तो हम लोग WIP करेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बोला है WIP को इग्नोर करो, डिप्रिसिएशन को भी इग्नोर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो मतलब इग्नोर करना है, मतलब बेसिकली कैश रिक्वायरमेंट चाहिए। तो क्या करना है सर? COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिकॉज वी नीड फिनिश गुड स्टॉक। तो COP इक्वल्स टू COGS। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? देखो तो कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना बोला है? 20%। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो फिर कॉस्ट कितना हो जाएगा मौसमी? कितना हो जाएगा? 80% ऑफ 80% ऑफ सेल्स। अगर प्रॉफिट 20% है GP, तो फिर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80% ऑफ सेल्स एंड नॉर्मल प्राइसेस, एंड नॉर्मल प्राइसेस। तो चलो देखते हैं इसका हिसाब क्या करना चाहिए। एंड नॉर्मल प्राइसेस, तो इसको कैसे डील करें सर? नॉर्मल प्राइसेस को सर देखना है कि इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, दोनों है। तो डोमेस्टिक सेल्स कितना करता है ये कंपनी? ये कंपनी डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर सेल्स कर देता है 24 लाख का, 24 लाख का डोमेस्टिक सेल्स है। और इसमें ऐड कर दो सर एक्सपोर्ट सेल्स एट नॉर्मल प्राइस, एक्सपोर्ट सेल्स एट नॉर्मल प्राइस, मतलब एक बिलो 10% कॉस्ट बोला था ना, उसी का हिसाब लगाना चाहिए एक्चुअली। तो एक्सपोर्ट सेल्स एट नॉर्मल प्राइस कितना हो जाएगा? एक्सपोर्ट सेल्स 3 मंथ्स क्रेडिट 10,80,000 का 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस। क्या करें सर बोलो? एक्सपोर्ट सेल्स नॉर्मल प्राइस का कितना होगा? 10% बिलो देखते हैं, बट आपको मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट एट 3 मंथ्स क्रेडिट जो यहाँ पर बोला है, सेल्स प्राइस 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस। तो 10,80,000 का जो अमाउंट बोला है, तो सेल प्राइस 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस। अब इसको हिसाब कैसे करना चाहिए सर? इसको हिसाब करना चाहिए कि आपका जो 10,80,000 है, 10,80,000 का जो आपका टोटल दिखा रहा है, ये 90% में होना चाहिए, मतलब 10% बिलो, तो 0.9। तो 10,80,000 डिवाइडेड बाई 0.9 कितना हो जाएगा? हाँ सर, 12 लाख। 12 लाख है ना?
10,80,000 का 0.9 करो डिवाइड करके, मतलब डिस्काउंट कर दो उतने में, 10% में डिस्काउंट हो गया, 0.9 कर दिया मतलब 10% में डिस्काउंट हो गया, 90% का वैल्यू आ गया, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है, अगर ये नॉर्मल प्राइस में सेल होता, अगर 10% बिलो कॉस्ट में नहीं होता, मतलब बेसिकली 10,80,000 10% बिलो में है, तो फिर 90% का वैल्यू मतलब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अगर आप 90% का वैल्यू निकाल लेते हो तो 10% का एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा। दिस 10,80,000 रिप्रेजेंट 90% का वैल्यू, सिंपल बात है। दिस 10,80,000 रिप्रेजेंट 90% का वैल्यू, देन व्हाट अबाउट द 100% का वैल्यू? एग्जैक्टली आपने 100% का वैल्यू निकाल लिया। ये बात समझ में आया ना सर, क्यों ऐसा किए? वाई वी यू मतलब कैलकुलेट लाइक दिस, बिकॉज इसमें हमें क्या मिल गया, 10,80,000 जो है ये रिप्रेजेंट करता है 10% का वैल्यू। मतलब इन सिंपल अगर आप ऐसे कर सकते हो, 10,80,000 10% रिप्रेजेंट 10,80,000, 10% बिलो कॉस्ट मतलब बेसिकली 90% रिप्रेजेंट 10,80,000, तो फिर 100% कितना हो जाएगा? तो फिर 100% कितना हो जाएगा? बेसिकली 10,80 डिवाइडेड बाई 0.9, 90% मतलब 0.9। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, तो दैट्स हाउ 12 लाख। तो अगर नॉर्मल प्राइस में एक्सपोर्ट भी बिलो प्राइस पे ना होके नॉर्मल प्राइस में होता, तो फिर आपका टोटल सेल्स कितना हो जाता? हाँ सर बोलो। अगर बिलो प्राइस में ना होके नॉर्मल प्राइस में होता तो आपका टोटल सेल कितना हो जाता? डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट सेल्स एट नॉर्मल प्राइस करते तो कितना? 24 एंड 12 36 लाख ना? 36 लाख। ओके, 36 लाख। देयरफॉर COGS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? COGS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? COGS इक्वल्स टू हो जाएगा 80% ऑफ 36 लाख, है ना? बिकॉज हम लोगों को पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो 36 लाख का 80% कर देते। ठीक है सर, अगर नॉर्मल प्राइस में होता तो फिर इन दैट केस फिनिश गुड स्टॉक कितना हो जाएगा? फिनिश गुड स्टॉक कितना हो जाएगा? 36 लाख का 80% कितना हो जाता है? 28 लाख 80,000 इंटू कितना बाई कितना? फिनिश गुड्स भी 1 मंथ का बोला था, तो 1/12 कितना हो जाएगा? 24,000 2,40,000 2,40,000। ठीक है, 2,40,000, बिकॉज हमें ओवरऑल नॉर्मल प्राइस में करना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। डिस्काउंट आपका अलग एक्सपेंसेस है, बट उसको इसी तरह से करना चाहिए। नाउ अब बात को क्या करना है सर? तो ये हो गया नॉर्मल प्राइस के थ्रू से कैलकुलेशन। अब आगे की चर्चा डेटर है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग्स वगैरह है, उसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। স্যার বল। বলছি যে ওখানে যে তিনটে কস্ট ক্যালকুলেট করতে হয় না কস্ট অফ প্রোডাকশনের জন্য হুম হুম র হুম ওয়েজেস ম্যানুফ্যাকচারিং ওগুলোকে তো অ্যাড করলে 27 লাখ আসছে। কত আসছে? 27 লাখ। 27 লাখ, তাই তো? হ্যাঁ তার মানে এক্সট্রা অ্যামাউন্টটা কি? ডেপ্রিসিয়েশন, হ্যাঁ তাই তো? এর উপর কেন বের করবো? तो 36 लाख मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 28 लाख 80 में कर दिया। और आप अगर आप तीनों एक्सपेंस को ऐड करते, लाइक क्या क्या ऐड हो जाता सर इन दैट केस? मटेरियल ना, मटेरियल, वेजेस, और क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो 10 लाख 80, 9 लाख, 7 लाख 20। बट करेंटली हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें क्या बोला है सर? इसमें बोला है कि इग्नोर डिप्रिसिएशन, इसलिए डिप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहे हैं। जो डायरेक्टली आ रहा है वही कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? करेंटली डिप्रिसिएशन को इग्नोर करके कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताता हूँ, एक बार कंप्लीट तो कर लो आप। ठीक है, कि क्यों 28,80,000 को नहीं लिया करेंटली, बिकॉज इग्नोर डिप्रिसिएशन बोला था इसीलिए। अब आगे मैं कैलकुलेशंस कंप्लीट करूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। 1 मिनट वेट करता हूँ सर, पूरा कंप्लीट करने दो फिर मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली आप স্যার স্ক্রিনটা स्क्रीन था
স্ক্রিনটা একটু ছোট করো। ছোট করব, দাঁড়া স্ক্রিন ছোট কোন জায়গাটা দেখবি বল, এই জায়গাটা? হয়ে আছে স্যার। ওকে वर्किंग नोट क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट 3 में कौन आ जाएगा, डेटर आ जाएगा ना। डेटर में कैलकुलेट करते हैं, पिता मेरा जी नेटवर्क इशू से अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स करो, फिर समझाता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपका कैश सीओपी कितना है, कैश सीओपी हम लोगों ने कितना माना, 28,80,000 ही मान के किया ना। मतलब सिंपल है कि अगर मैं, अच्छा इसका कितना बोल रहा था मौसमी, तो मटेरियल यूज्ड 7 लाख 9 लाख, 7 मटेरियल यूज 9 लाख, एक सेकेंड, 9 लाख प्लस पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ का रहता है 7,20,000, 7,20,000 एंड इधर कितना है कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,80,000, 10,80,000, तो इन दैट केस दिस वुड बी कितना हो जाता है सर, 27 लाख। बट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 24 लाख डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर 12 लाख का हम लोगों ने निकाला और फिर हमारा आया 28,80,000। तो इन दैट केस हम लोगों ने यही माना इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे कि कैश सीओपी इक्वल्स टू 27 लाख की जगह हम लोगों ने क्या मान लिया, 28,80,000, बिकॉज वी इग्नोर डिप्रिसिएशन हियर। ठीक है, डिप्रिसिएशन को इग्नोर किया, दैट इज द रीजन हम लोग 28,80,000 को लेके ही काम कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसको कैश सीओपी क्यों मान दिए, बिकॉज इग्नोर डिप्रिसिएशन। तो इसीलिए डब्ल्यूआईपी और डिप्रिसिएशन को इग्नोर करने बोला, इसीलिए हम लोगों का जो आगे का चर्चा रहेगा वो 28,80,000 पे ही चलना चाहिए। तो 28,80,000 अगर आपका कैश सीओपी है, इसमें अगर आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करते हो तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है क्वेश्चन में, लैगिंग पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,40,000। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को हम लोगों ने सीओपी का पार्ट नहीं माना, बट डेटर के अंदर तो आ जाएगा ना, बिकॉज हमें कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट वो नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट तो है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,40,000 ये ऐड हो जाना चाहिए। तो अगर ये ऐड हो जाएगा तो फिर, अगर ऐड हो जाता है तो फिर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, अच्छा सेल्स प्रमोशंस भी आ जाएगा ना, एग्जैक्टली तो सेल्स प्रोमो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट तो है, तो सेल्स प्रमोशंस इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट हो जाएगा। कितना है सेल्स प्रमोशंस, कितना है सर, देखो एक बार, सेल्स प्रमोशन हम उसमें 1.5 लाख, सही तो, हेलो हाँ सर। ओके, तो 1,50,000, तो 1,50,000, 28,80, 2,40,000, 1,50,000 कितना हो जाता है टोटल, कितना हो जाएगा टोटल, बताओ तो सही, या मुझे ही करना पड़ेगा, 70,000। 32,70,000। ओके ठीक है, नाउ एक खेल है सर,
डेटर में थोड़ा सा झमेला है सर। झमेला क्यों सर? डोमेस्टिक क्रेडिट कितना दिन का बोला है? डोमेस्टिक क्रेडिट बोला 1 मंथ का। डेटर पीरियड का एवरेज करना पड़ेगा आपको। डोमेस्टिक क्रेडिट बोला 1 मंथ का और एक्सपोर्ट क्रेडिट बोला 3 मंथ का, है ना? तो फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट 3 मंथ, डोमेस्टिक क्रेडिट 1 मंथ, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। मतलब तो फिर आपका एवरेज पीरियड तो चाहिए ना। तो एवरेज डेटर आपका कितना दिन का होगा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सर कैसा मेहनत? आप कैलकुलेट करोगे वेटेड एवरेज डेटर्स पीरियड, बिकॉज डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला के थोड़ा झमेला है। तो वेटेड एवरेज डेटर्स पीरियड आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अगर आप वेटेड एवरेज करते हो तो आपका कितना हो जाएगा सर? वेटेड एवरेज करोगे तो फिर आपका डेटर पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे आप? यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 24 लाख का डोमेस्टिक सेल्स है ना सर? टोटल सेल्स कितना हुआ था हम लोग का? हाँ सर 24 लाख, और ये 100% करके कितना था? 12 लाख था। तो 24 लाख एंड 12 लाख इज 36 लाख। तो फिर आपका वेटेड जो एवरेज करना चाहिए दैट इज 24/36। इसका कितना पीरियड बोला है? 1 मंथ पीरियड बोला है। प्लस करना चाहिए 12 लाख/36, इसका 3 करना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका क्या सोल्यूशन आता है देखो तो सर। इसको सॉल्व करके मुझे बताओगे सर कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व? हाँ बोलो। আচ্ছা बोल। না না ইনটু 3 টা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ओ अच्छा, স্যার প্রফিট বাদ যাবে না? प्रॉफिट क्यों बात क्यों देगा प्रॉफिट को? मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर वेटेड एवरेज करना है। तो वेटेड एवरेज को कैसे करोगे? इसका सेल्स है 24 लाख का, इसका सेल्स है 12 लाख का, ठीक है? अब ये 12 लाख क्यों समझ गए ना सब? बिकॉज ये तो डोमेस्टिक में 10% सेल्स प्राइस का कम में दिया हुआ है, सेल्स प्राइस 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस है, तो हमें 100% निकाल लेना चाहिए। तो 24 एंड 12 लाख का टोटल एक्चुअल सेल्स प्राइस है। आपने डोमेस्टिक प्राइस में 10% बिलो किया वो अलग बात है, बट आपको ओवरऑल তাহলে 1.67 আসছে। आपको ओवरऑल कैलकुलेट करना चाहिए। मतलब बेसिकली ये आपको वेटेड करना पड़ रहा है। मतलब इसका 1 मंथ का पीरियड किसके बेसिस पे है और इसका 3 मंथ्स का डेटर किसके बेसिस पे है। आपको डेटर से जो मिलेगा, हाँ मौसमी, डेटर के पास से जो तुम्हें मिलेगा वो तो प्रॉफिट मिला के ही मिलता है। ऐसा तो नहीं ना कि डेटर के पास से आपको कॉस्ट का मिलेगा। तभी तो हम लोग कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाले हैं। सेल्स के अंदर तो प्रॉफिट रहेगा ना, तो प्रॉफिट को माइनस क्यों करोगे? बिकॉज डेटर से কারণ जो कलेक्ट আগেরগুলো কস্টের ওপরেই করছিলাম, প্রফিট বাদ কোথায় দিয়ে। আগের গুলোতে লাস্ট যে দুটো অঙ্ক করেছি এরকম তো কিছু করিনি আমরা। হ্যাঁ, প্রফিট তো এক্সক্লুড করেছিলাম। যদি ক্যাশ কস্ট অফ সেলস তো বের করেছি আমরা, কোথায় প্রফিট এক্সক্লুড করেছি? লাস্ট অঙ্কটা দেখ, আগের দিনের অঙ্কটা দেখ, লাস্টের যে দুটো অঙ্ক করেছি সেটা দেখ। এরকম তো কিছু করিনি। ডেটার যখন আমরা বের করেছি এরকম কোথায় কি করেছি আমরা? ডেটারের জন্য তো ক্যাশ কস্ট অফ সেলসই বের করেছি। চেক কর ভালো করে, কোথায় গেল ডেটার? এই তো ক্যাশ কস্ট অফ সেলস, সিসিওপি প্লাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্লাস সেলস প্রমোশন, এটার উপরেই তো ডেটার বের করেছি। আরে না, সেল ছিল 40 লাখ আর কস্ট তার উপরে 80%, তো 32 লাখের সাথে অ্যাড করেছিলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর সেলস। হ্যাঁ, তো এখানে কি করেছি আমরা? এই কোশ্চেনে কি করেছি? ওখানে কস্টটা নিয়েছি না, ওখানে তো সেল গুলো নিয়েছিলাম। কেন 28 লাখটা আমাদের কস্ট নয়? 28,80,000 কি আমাদের কস্ট নয়? $28,80,000 কস্ট নয় আমাদের? এটাই তো বের করলাম এতক্ষণ। বাস ডেপ্রিসিয়েশনটা ইগনোর করতে বলেছে, তাই জন্য ডেপ্রিসিয়েশনটাকে আলাদাভাবে আমরা দিমাগ লাগাইনি। 36 লাখ টোটাল সেলস ছিল, ওর 80% তো কস্টই ছিল আমার, ক্যাশ কস্ট অফ প্রোডাকশন या কস্ট অফ গুড সোল্ড। তো 80% অফ 36 লাখই তো বেরিয়েছে। তো 28,80,000 কি আমার?
सीसीओपी तो मतलब कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो। अरे হ্যাঁ হ্যাঁ আর বল কি হলো কিসের 1.67 মৌসুমী কিছু কি বলছি যে কনফিউশন? এক্সপোর্ট রেটটা কি 10,80,000-ই করেছিল না 12 লাখ করেছিল? কোনটা? এক্সপোর্ট সেল এক্সপোর্ট সেল করেছিল 10,80,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এখানে কি বের করলাম? নর্মাল প্রাইস বের করলাম। কেন নর্মাল প্রাইস বের করছি আমরা? বিকজ আমাদেরকে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে ডিসকাউন্টটা তো বিজনেস করার সময় হচ্ছে, বাট আমি হিসাব করছি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। আমি আমার सेल के बूस्ट করার জন্য, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, मैं अपना सेल को बूस्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं कि हमें एक्सपोर्ट में मैंने उसको 10% डिस्काउंट किया, बट क्या वो मेरा नॉर्मल प्राइस है? दिस इज नॉट माई नॉर्मल प्राइस, माई नॉर्मल प्राइस इज 12 लाख। तो आप अपना वर्किंग कैपिटल के हिसाब डिस्काउंट प्राइस में करोगे कि नॉर्मल प्राइस में करोगे? लॉजिक है कि नहीं? बात बोलो। आप अपना वर्किंग कैपिटल जिसके लिए आप बैंक में अप्लाई करोगे, फाइनेंस के लिए जाओगे, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस लेके जाओगे कि भाई मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरे को उसके हिसाब से बताओ? नहीं, आप अपना जो नॉर्मल प्राइस होना चाहिए उसके हिसाब से करोगे। दैट इज द रीजन ना, तभी तो हम लोगों ने 10,80,000 को नॉर्मल प्राइस में कन्वर्ट किया। एक्सपोर्ट तो 10,80,000 में ही किया है, बट दैट इज नॉट अवर नॉर्मल प्राइस, दैट इज 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस। तो दैट मीन्स दिस इज अ वैल्यू ऑफ 90%। तो फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%? এটাই তো ক্যালকুলেট করলাম মৌসুমী, বল ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস? একবার আমি কোশ্চেনটা পুরোটা করি নিতে দে তার। হ্যাঁ বল। বুঝেছি। বুঝেছিস? আমি আরেকবার বুঝিয়ে দেবো, ডোন্ট वरी। ওই জন্যই তো বলছি একবার আমি সলভটা করে নিই, তারপর আমি পুরোটা ভালো করে বলছি। अच्छा तो इसका हिसाब करो ना, 24/36 एंड 12/36 कितना हो जाता है? দাদা এটা 1.67 हाँ 1.67 तो सही हुआ है, 1.67 सही हुआ है। मतलब बेसिकली 12 टू 36, तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना 2/3 और 1, है ना? तो 3, 2 and 3, तो दिस इज 5/3, तो 1.67 मंथ। तो आपका एवरेज डेटर पीरियड दोनों तरह का डेटर मिला के, मतलब फॉरेन डेटर एंड एज वेल एज डोमेस्टिक डेटर दोनों मिला के आपका 1.67 होता है, ठीक है? क्योंकि आपका दोनों डेटर है ना आपका, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एवरेज कर लिया। और एवरेज कैसे करेंगे? सेल्स के बेसिस में करेंगे। टोटल 36 लाख में 24 लाख डोमेस्टिक का है, 36 लाख में 12 लाख किसका है? 12 लाख एक्सपोर्ट का है। लेकिन इसका हम लोगों ने सेल करने के टाइम पे डिस्काउंट दिया, बट वो तो अलग एक्सपेंस हो गया ना, दैट इज नॉट अवर वर्किंग कैपिटल, वो आपने अलग से मेंटेन करा ना डिस्काउंट पे, पर वर्किंग कैपिटल के साथ इसका करेंट कोई रिलेशनशिप तो अभी तक दिखा नहीं है, ठीक है? इसीलिए आपका लॉजिक यही चाहिए सर कि आपको ओवरऑल के लिए अप्लाई करना चाहिए। डोमेस्टिक आप कितना डिस्काउंट करोगे वो आपका फर्दर कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट योर नॉर्मल प्राइस। वर्किंग कैपिटल कभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं बाद में फिर से बोलता हूँ। डेटर इक्वल्स टू 32,70,000 था, है ना? डेटर कितना था? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स था 32,70,000। इसके ऊपर आप करोगे 1.67 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। बोलो सर कितना है? कितना है सर? কত আসছে রে বল? 32,70,000 into 1.67 divided by 12। 455075 455075, यस सर। वर्किंग नोट 4। अब हिसाब कर लो सर, तो डेटर मिल गया आपको। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस था, देखो प्रीपेड था, कहाँ चला गया? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। तो एडवांस पेमेंट आपके लिए एसेट होता है, करेंट एसेट होता है, तो उसका हिसाब कर लेना चाहिए। तो ये लास्ट 3-4 क्वेश्चन में ये बार बार दिखने को मिला। ओके सर, वेरी गुड। तो प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस,
इसका हिसाब हो जाएगा 1,50,000 का था आपका 1,50,000। देखो 1,50,000 पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, तो फिर क्वार्टरली एडवांस मतलब 1/4 है ना, 1/4। अगर हाफ ईयरली एडवांस बोलते हैं तो 1/2 होता है, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। तो कितना हो जाएगा 1,50,000 इंटू 1/4 37 500। थैंक यू सर 37,500। ओके, वर्किंग नोट 5, वर्किंग नोट 5 इज बेस्ड ऑन क्रेडिटर, तो फिर क्रेडिटर का हिसाब क्या हो जाना चाहिए सर? सर 9 लाख का कंजम्पशन है, 9 लाख पे कितना महीने का क्रेडिटर बोला था? सप्लायर मेटेरियल यूज, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट, सप्लायर आपको 2 मंथ्स का क्रेडिट देता है। ये देखो सप्लायर आपको 2 मंथ्स का क्रेडिट देता है, तो ये आपका हिसाब आएगा 2/12 1,50,000। 1,50,000। ओके, वर्किंग नोट 6, वर्किंग नोट 6 आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, वेजेस पे एरियर है, वेजेस पे एरियर है, कितने का वेजेस पे एरियर है? लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, और आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग भी है 1 मंथ। तो चलो सर कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने पे? 7,20,000 का है, 7,20,000, और दिस वन इज 10,80,000। ओके, तो 7,20,000 पे हाफ मतलब 0.5 ना, हाफ मने 0.5, हाफ मने 0.5/12, तो 0.5/12 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000। ओके, तो फिर आपने ये भी कर लिया, और क्या हो जाएगा? और आउटस्टैंडिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट 7, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, $10,80,000 इंटू 1/12 करके बताना कितना है? कितना है सर? 90,000। 90,000। ओके 90,000 ठीक है सर। और क्या होगा? और क्या होगा? और कुछ है क्या? इनकम टैक्स का भी आउटस्टैंडिंग है आपका, इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ व्हिच वन फॉल्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एडवांस दे रहे हो, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी इज आल्सो देयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट भी आप कर रहे हो, इन 4 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो तो उसका भी हिसाब होगा। और क्या है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये देखो तभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे आपका 1 मंथ का लैग है, तो वो भी करना चाहिए ना, तो वो भी कर लो। तो आपका वर्किंग नोट 8 में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दिस बिकम 2,40,000 इंटू 1/12, और कितना होगा? हाँ रोशनी बोल। 20,000, 20,000 ना। है दादा। और इनकम टैक्स लायबिलिटी में कितना बोला सर? इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच वन फॉल्स इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसका मतलब इनकम टैक्स बाकी है आपका, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो इसका हो जाएगा आपका एक बाकी है, तो 2,25,000 ना, 2,25,000 का इनकम टैक्स लायबिलिटी है, तो 2,25,000 इंटू 1/4 जितना होता है वो भी आपका लायबिलिटी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 56,250 आ रहा है मेरा। 52,500। ओके 2500,
नहीं, वहाँ एक ही जीरो होगा। ना ना, 0 0। ठीक है, बस जो डिटेल्स था हो गया। अब आपको स्टेटमेंट कैलकुलेट कर देना चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग कैश रिक्वायरमेंट of working capital. Statement showing cash requirement of working capital. बोलो सर, कर लोगे? सारा का सारा एसेट को ऐड करो। मैं यहाँ पर रफली कर रहा हूँ। हाँ, मुझे एसेट का डेटा बताओगे फटाफट। 75,000 करेंट एसेट्स का, मतलब रॉ मटेरियल का। फिनिश गुड्स का 2,40,000, 2,40,000 फिनिश गुड्स का। डेटर का, डेटर कितना होगा? 455,075। और प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एसेट है ना, 37,500। ओके, और कुछ नहीं सर? बाकी माइनस में क्या जाएगा? क्रेडिटर, क्रेडिटर हो जाएगा 1.5 लाख का, 1.5 लाख का क्रेडिटर है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 30,000 का, सॉरी माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस माइनस हो जाएगा 30,000 का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा 90,000 का। और माइनस क्या हो जाएगा? 20,000 का आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन माइनस होगा। और इनकम टैक्स लायबिलिटी 56 to 50 का माइनस होगा। और क्वेश्चन के अंदर और भी कुछ है क्या सर? यहाँ पर बोला था 2,50,000 का कैश मेंटेन करता है, इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट 75,000 नॉट येट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। मतलब 2,50,000 जो कंपनी कैश मेंटेन कर रहा है, इसमें 75,000 का ओवरड्राफ्ट भी है जो कंपनी ने यूटिलाइज नहीं किया। जो कंपनी ने यूटिलाइज नहीं किया, तो यूटिलाइज नहीं किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यूटिलाइजेशन होता तो उस पर लाइबिलिटी बनता। बट इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी के पास 2,50,000 का कैश भी मेंटेन हो रहा है, तो आप कैश में 2,50,000 ऐड कर दो, कैश में 2,50,000 ऐड कर दो। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ 75,000 के बारे में कुछ बोला नहीं है। 75,000 ओवरड्राफ्ट लिमिट, 75,000 नॉट येट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। तो नॉर्मली ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, यूटिलाइजेशन पे आपका लाइबिलिटी क्रिएट होता है। यहाँ पर यूटिलाइजेशन एज सच कुछ हुआ नहीं है, तो फिर आपको मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। अगर यूटिलाइजेशन होता तो 75,000 आपका लाइबिलिटी में आ जाता, बिकॉज ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो इन दैट केस वो लाइबिलिटी में क्रिएट कर लेते। तो मुझे टोटल करके बताइएगा कितना हो रहा है। স্যার বলছি বিওডি তো নিলেই লাইবিলিটি সাইডে চলে আসে। বিওডি নিলেই লাইবিলিটি সাইডে চলে আসে, তাই তো? বাট এখানে তো ইউটিলাইজেশনের ব্যাপারে কিছু বলেনি। ওভারড্রাফট লিমিট, জাস্ট এ সেকেন্ড রুক, আমিও সেটাই ভাবছি কি করা যায়। ওভারড্রাফট লিমিট 75,000 নট ইয়েট ইউটিলাইজড বাই দি কোম্পানি, বাট বিওডি আছে যখন লাইবিলিটি হওয়া উচিত, চাই ইন্টারেস্ট দিক কি না দিক। আমাকেও সেটাই লাগছে, আমি ওটাই ভাবছি এতক্ষণ ধরে কি ওভারড্রাফট তো নিয়েছে, তাহলে ইউটিলাইজ করুক বা না করুক। তাহলে এক সেকেন্ড তার আনসারটা দেখি। आंसर तो बोलছে নিয়েছে। आई एम रॉन्ग सर, आपको ओवरड्राफ्ट में लेना चाहिए, मैं गलत था, सॉरी सॉरी, मौसम इज राइट। ठीक है सर, तो 75,000 का आपका लाइबिलिटी होगा, पर कैश में 2,50,000 भी मेंटेन होगा ना। कैश मेंटेन में 2,50,000 होगा कि उससे कम हो जाएगा? 2,50,000 तो হবে। 2,50,000 मेंटेन होगा, वेरी गुड सर। कैश मेंटेनेंस 2,50,000 मेंटेन होगा एंड 75,000 जो आपका ओवरड्राफ्ट है उसको मेंटेन करना चाहिए। मैं गलत था, सॉरी सर। अच्छा, और कुछ? द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 12% मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज ऑन कंप्यूटेड फिगर। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा कंटिजेंसीज क्या होता है, मतलब अगर सिचुएशंस वाइज एक्स्ट्रा जो जरूरत पड़ता है ना, उसको कंटिजेंसीज बोलते हैं। तो सीए माइनस सीएल करो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके जितना सारा प्लस आइटम है दोज आर योर करंट एसेट्स। जितना सारा प्लस आइटम है सब करंट एसेट्स है, और जितना सारा माइनस आइटम है सब आपका लायबिलिटी है। हाँ बोल। आंसर की 636325।
मोस्ट प्रोबेबली सब माइनस करके जो आ रहा है वही होगा। एक सेकेंड, मौसमी का कितना आ रहा है देखना, प्रीतम का। मार्जिन ऐड करो। हाँ 12% मार्जिन ऐड करके बताना। हाँ CA माइनस CL करके कितना आया मुझे बता। इसमें 12% मार्जिन भी ऐड करना, कंटिंजेंसी मार्जिन। মাইনাস করে আসছে 636325। ए माइनस क्यों करना है, माइनस बनते CA माइनस CL। হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ बोल कत बोलली 636325। 636325 হ্যাঁ 636325 6,36,325। इसमें 12% ऐड करो। 769 हाँ कत 76359। 76 12% কত হচ্ছে 6,36,326,325 ইন্টু 12%, 76359 তাই তো। হ্যাঁ আর অ্যাড করলে 712684। 712684। yes, this is your working capital requirement। इसी के लिए आप बैंक फाइनेंस के लिए अप्लाई करोगे। ओके अच्छा क्वेश्चन था सर, गुड क्वेश्चन, घुमा हुआ था बट गुड क्वेश्चन। বল একটুখানি ওয়েটেড অ্যাভারেজ ডেটার পিরিয়ডটা বলে দিন। ওয়েটেড এভারেজ ডেটার পিরিয়ডটা জাস্ট আমরা কি করেছি, এখানে ডেটারের ব্যাপারে কিছু বলা ছিল না, মানে বলা ছিল না इन द सेंस दो रकमेर डेटर আছে ना, मतलब बेसिकली यहाँ पर मौसमी का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको, कि दो तरह का डेटर है सब। डोमेस्टिक डेटर 1 मंथ क्रेडिट में बना हुआ है एंड एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल डेटर जो है वो 3 मंथ्स क्रेडिट में बना हुआ है। तो इस तरह से थोड़ी ना होता है कि आप एक्सपोर्ट की अलग से मेंटेन करोगे, सेल डोमेस्टिक का अलग से मेंटेन करोगे, सेल इज सेल। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका 1 मंथ और इसका 3 मंथ बट इसका एवरेज करना चाहिए। तो ये आपका इंटरनेशनल सेल्स था बट इसका 100% करना चाहिए, बिकॉज सेल्स प्राइस 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस आपका मेन बात नहीं होना चाहिए। आप 10% डिस्काउंट में दे रहे हो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट नॉर्मल प्राइस जो है जो डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे हो आपको वही दाम में इंटरनेशनल पे भी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना चाहिए। आप कम दाम में बेच सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स फुल्ली योर प्रॉफिट एंड लॉस पर्पस, बट वर्किंग कैपिटल के लिए आपको नॉर्मल प्राइस में ही कैलकुलेशन करना चाहिए। एंड जब हम लोग 10,80,000 को नॉर्मल प्राइस में कैलकुलेट किए तो हमारा ये वैल्यू आ गया 12 लाख, ठीक है, दैट इज 12 लाख। तो नॉर्मल प्राइस के हिसाब से आपका टोटल सेल्स तो 36 लाख है, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना सर। हाँ मौसमी, टोटल प्राइस 36 लाख हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दिस पॉइंट। अब 36 लाख में से आपका 24 लाख हो जाता है डोमेस्टिक सेल्स, तो आप बेसिकली वेट के हिसाब से एवरेज कर दिए, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी करते थे ना, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जैक्टली। तो आपका 1 मंथ का जो क्रेडिट है दैट इज फॉर 1 मंथ क्रेडिट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। 24 लाख 36 लाख के हिसाब से 1 मंथ का क्या हिसाब है 2/3, और 36 लाख का 12 लाख का इंटरनेशनल सेल्स 3 मंथ के क्रेडिट पे है। तो आपने दोनों क्रेडिट को एक वेटेड किए और आपने देखा कि आपका एवरेज करके दोनों सेल को मार्च करके आपका वेटेड एवरेज रेटर हो रहा है 1.67 मंथ्स। तो इसलिए ना तो 1 मंथ आपने लिया और ना ही आपने 3 मंथ्स लिया, आपने वेटेड लिया। इसमें आपका एवरेज डेटर पीरियड आ गया कि भाई मेरा एवरेज में इतना डेटर आता है। ये एवरेज यूज करने का कॉन्सेप्ट मौसमी रोशनी को ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। रोशनी, तुझे स्टॉक मार्केट क्लास में याद है, इवन आप लोग अगर रेशियो भी करते हो, नॉट जस्ट की स्टॉक मार्केट, इवन एक्चुअली स्टॉक मार्केट में भी हम लोग इसका डिस्कशन करते थे जब हम लोग किसी भी कंपनी का रेशियो मतलब अर्निंग पर शेयर्स वगैरह यूज करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट को देखा जाता है, एवरेज एसेट को देखा जाता है। हाँ रोशनी, মনে পড়ছে?
एवरेज एसेट्स, एवरेज लाइबिलिटी, मतलब दोनों साल को मिला के। तो जब आपके पास दो तरह का इन्फॉर्मेशन गिवन होता है ना, तब एवरेज का बहुत यूज होता है। तो यहाँ पर क्योंकि दो तरह का इन्फॉर्मेशन है तो हम लोगों ने इसका एवरेज कर दिया, तो बेसिकली इसीलिए एवरेज यूज हुआ। समझ में आ रहा है? इवन ये रेशियो में भी इसका बहुत यूज होता है कि जब दो तरह का इन्फॉर्मेशन है तो मेक इट एवरेज, तो आपको एवरेज रिटर्न पीरियड चाहिए। बोल मौसमी, और क्या प्रॉब्लम है? यही है, और कुछ तो है नहीं ना सर। বুঝতে পেরেছিস? है। बाकी एनी प्रॉब्लम इन एनी एरिया? और किसी जगह में कोई प्रॉब्लम? बोल, समझ में आ गया ना है? सर नहीं। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली वर्किंग कैपिटल का ये एमएनपी लिमिटेड का क्वेश्चन। थोड़ा घुमा हुआ है, थोड़ा बहुत जगह में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कुछ एजम्पशंस लिया गया है, बट एजम्पशंस लॉजिक के बेसिस पे है एकदम, ठीक है? मन मर्जी एजम्पशंस तो नहीं हो सकता, लॉजिक के बेसिस में एजम्पशंस होते हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने लास्ट 3-4 क्वेश्चंस में थोड़ा लेवल अप देखा। अब एक काम करते हैं, और उस लेवल अप क्वेश्चंस को करने के टाइम पे हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस का हेल्प लिया। तो ये जो अलग अलग 4-5 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, इससे हम लोगों ने क्या सीखा उसको एक नोट में पॉइंट आउट कर लेना चाहिए। तो चलो सर नोट डाउन कर लो। सर्टेन वैल्यू एडिशन फ्रॉम द सम सॉल्व फ्रॉम द लास्ट टुडे लिख दो, ठीक है? लास्ट कल और आज मिला के हम लोगों ने किया। तो जस्ट ऐड सर्टेन, क्या लिखोगे नोट से? हाँ, सर्टेन वैल्यू एडिशन from sums solved today and yesterday, ठीक है? ओके, तो क्या किया हम लोगों ने? वैल्यू एडिशन किया यहाँ पर। तो ये वैल्यू एडिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है। फर्स्ट, इफ फिनिश गुड्स, पहला वैल्यू एडिशन था। अगर क्वेश्चन फिनिश गुड्स पीरियड के बारे में साइलेंट है, इफ फिनिश गुड्स पीरियड इज नॉट गिवन, ठीक है? ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही था, तो फिर टेक इट। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन का नाम याद है आप लोगों को? फिनिश गुड्स पीरियड नहीं था, नॉट गिवन था, कौन सा क्वेश्चन था? टेक इट टू बी 1 month और 2 month। कौन सा क्वेश्चन था, कोई बता सकता है मौसमी? क्वेश्चन क्या था? हाँ बोल। 15। 15 एटा फिब्रोब्लास्ट, अरे ये वाला था ना? ओके, तो ब्रैकेट में लिख लो फिब्रोब्लास्ट बोल के। ओके, और क्या? टेक इट 1 month और 2 month। अच्छा, इफ WIP पीरियड इज नॉट गिवन, मतलब ढूंढते मत रह जाना कि सर WIP नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो जबरदस्ती मत करना। इफ WIP पीरियड इज नॉट गिवन देन इग्नोर इट, ओके? कई बार क्वेश्चन भी बोल देते हैं इग्नोर करने के लिए। इफ depreciation information is given, if depreciation information is given, always compute, always, ये मैंने पहले भी बोला था, कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन में, अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें डिप्रिसिएशन इग्नोर करने बोला था, बट हम लोग उसी को कैश रिक्वायरमेंट में बदल दिए, बिकॉज बहुत सारे जगह में कैश सीओपी था, तो डिप्रिसिएशन को इग्नोर करने के लिए बोला था, बिकॉज
इग्नोर इसलिए किए थे बिकॉज हमें डिप्रिसिएशन को अलग से वो गैप को ढूंढने के लिए मना कर रहा था। इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें कैश रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने की आपको मना कर रहा था। ठीक है, ये डिफरेंस था। अच्छा, देयरफॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ सम्स अच्छा एक लिखो। दादा बोलो। লেখাটা আটকে গেছে। अभी भी এখন ঠিক আছে। okay. In certain category of sums like जो हम लोगों ने अभी जस्ट करके आया, there are some, आप नाम दे देना। हाँ, लाइक के ब्रैकेट में आप क्वेश्चन का नाम दे देना। देयर इज यूनिक, दोज आर, ऐसे लिखो सर, दोज आर यूनिक। इन द सेंस दैट, मतलब उसमें एक यूनिकनेस ये है, यूनिक इन सेंस दैट जीपी मार्जिन इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्वेश्चन में गिवन है। तो इफ जीपी मार्जिन इज गिवन, तो इन दैट केस सो सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यू ऑल नो सर कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, cost of production can be calculated, okay, by two methods. I hope you understand, discussions किस point पे हो रहा है। that is method 1 using GP margin, and method 2 adding up raw material plus raw material consumptions, basically labor cost और क्या ऐड करते हैं सर? रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, लेबर ऐड करते हैं, वेरी गुड सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, जो बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस एरिया है। whichever is lower taken, इनमें से जो कम है, whichever is lower taken, and the difference, and उसके बीच का जो डिफरेंस है, and the difference को क्या करते हैं सर? डिफरेंस को एज डिप्रिसिएशन यूज करते हैं, डिफरेंस को एज डिप्रिसिएशन यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इन सच सम, ऑफ कोर्स इन इफ लिखो, इफ सच सम्स, अगर ऐसा कोई सम्स मेंशन, अगर सम्स मेंशन करता है that need to ignore depreciation like MNP लिमिटेड जो आज किया हम लोगों ने, you just use मेथड 1, बस यही है सर। आई होप आप लोगों के मन में जो भी सवाल चल रहा था, सवाल का समाप्त हुआ। बोलो सर, पुट्टा देखा वो, ओके, दादा में 100% করে थी। %50%, ओके, স্যার একটু আগের পেজটা। হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, ओके। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो।
हम लोग लगातार कल से काफ़ी सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपको अलग अलग पॉइंट भी देखने को मिला, लेकिन इस हर एक पॉइंट का जो भी नोट है मैंने आपको भी लिखाया और मैंने आपको यही बताया कि अगर इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दिखे तो आप क्या क्या एजम्पशंस ले सकते हो और एजम्पशंस का बेस क्या है। आई होप सबको समझ में आया। रोशनी, मौसमी, प्रीतम, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? है दादा। ओके अच्छा, मैं सोच रहा था कि डबल शिफ्टिंग करवाऊंगा, बट मुझे लगता है आज नहीं करवाना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में डबल शिफ्टिंग आप लोगों को करूंगा, ठीक है? तो डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करूंगा। फ्रेश टॉपिक है, फ्रेशली स्टार्ट करना चाहिए। डबल शिफ्टिंग के बाद हाँ, एक चीज़ मैं बार बार बता दूं कि वो टेम्को लिमिटेड और वो जो क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छा है, बिकॉज डबल शिफ्टिंग उसी से होगा, ठीक है? वो दोनों क्वेश्चंस को ही डबल शिफ्टिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया तो प्लीज एक बार कर लो, वो कल का जो होमवर्क एक्स्ट्रा में ऐड किया था। बाकी ठीक है सर, नेक्स्ट वीक मिलते हैं और डबल शिफ्टिंग एंड उसके बाद कैश मैनेजमेंट बताएंगे। कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, बहुत सारा एरिया है जो इंटरेस्टिंग एरिया है, तो मजा आ जाएगा सर। ठीक है, आज इतना ही है सर। ओके सर, টাটা। স্যার টেম্পোর আনসারটা একটু বলে দিন। টেমকোর অঙ্কটা কি আনসারটা? হ্যাঁ আনসারটা আমায় করতে হবে রে। টেমকোর আনসার আমি এটুকু বলতে পারি, টেমকোর আনসারটা মানে হবে তোর 38,000 না সরি দাঁড়া এক সেকেন্ড, টেমকো তাই তো 4,70,625। ঠিক আছে স্যার। মিলেছে? ম্যাচ করেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, তাহলে ঠিকই করেছিস। আর পরেরটা আমি না কালকে বলে দেবো, আমার কাছে এখনো সলিউশন নেই ওর। মানে আরেকটা অঙ্ক ছিল তো, ওটা আমি কালকে বলে দেবো, নেক্সট উইক বলে দেবো। আর নাহলে যদি মিডিলে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করিস, আমি যদি সলভ করি আমি বলে দেবো। আমি বলে দিচ্ছি দাঁড়া, কি কোশ্চেনটা ছিল জানো? কি কোশ্চেনটা ছিল? একটা টেমকো ছিল আর একটা মহালক্ষ্মী ছিল না, প্রোফর্মা, ফিব্রোপ্লাস্ট, তিনটে অঙ্ক ছিল। টেমকো, টেমকোর পরে কি ছিল? ফিব্রোপ্লাস্ট। ইয়েস, ফিব্রোপ্লাস্টটা করেছিস? আরে ওটা হয়ে গেল। শুধু টেম্পোটা করেছি। ফিব্রোপ্লাস্টটা কি আগে হয়ে গেছে আমাদের? হ্যাঁ না ওটা আলাদা ছিল, এটা আলাদা। ও ওটাও আলাদা ফিব্রোপ্লাস্ট তাই তো? ও তাহলে এটা ফিব্রোপ্লাস্ট 2 কোশ্চেন নাম্বার 17 বলে লিখে দিবি, ঠিক আছে? এটা আলাদা ফিব্রোপ্লাস্ট, কোশ্চেনটা আলাদা আছে। আচ্ছা, আচ্ছা কোশ্চেনটা আলাদা আছে। এর আনসারটা বলে দিচ্ছি। এর আনসারটা হচ্ছে 4,42,25,000। 42,25,000 এসছে? স্যার খালি টেম্পোটা করেছিলাম। ও খালি টেমকোড আছে, লিখে রাখ এটা, তাহলে এটা লিখে রাখ, সলভ করে রাখবি, নেক্সট দিন কাজে চলে আসবে, ঠিক আছে? ওকে ঠিক আছে, তাহলে টাটা, আজকে এতটাই, রাখছি বাই। দাদা। ওকে বাই। বাই স্যার। বাই স্যার।